इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करते हैं। चलिए आज सॉल्व। इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दी हुई, लेकिन कहाँ है पीछे डायग्राम है, लेकिन मैं बता देती हूँ क्या दिया है। सपोज दैट रजिस्टर R1, R2, R3 जिनकी वैल्यू 5, 10, 13 है, वो तीनों पैरेलल में हैं और 12V की बैटरी के साथ लगे हुए हैं। तो पहला है द करंट थ्रू ईच रजिस्टर निकालना है, फिर टोटल करंट निकालना है, फिर टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है। तो उसने कहा कि ईच का आप क्या निकालो, करंट निकालो। तो हमें पता है करंट का फार्मूला होता है आई और वी अपॉन में आर। रेजिस्टेंस सबकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है और ये सारे के सारे आपस में पैरेलल में हैं, इसलिए वोल्टेज भी सबको सेम मिलेगी, यानी हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इस फार्मूले को यूज़ किया। तो पहला आपके लिए इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे लिखते हैं पता है। R1 रजिस्टर्स, R2 रजिस्टर, R3 रजिस्टर्स, वोल्टेज इक्वल 12V हो गया। और फिर उसने कहा कि तीनों उसमें लगे हुए थे, उसने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो। ऑल 3 रजिस्टर्स आर पैरेलल, सो ईच वन गेट इक्वल वोल्टेज। तो सबको इक्वल वोल्टेज मिलेगी। तो I1 इक्वल हो गया 12V अपॉन में 5, तो 2.4 हो गया। तो इसी तरह से I2 निकालोगे, I2 भी हो जाएगा तुम्हारे पास 12 अपॉन में 10, तो 1.2। ऐसे ही थर्ड वन निकालोगे 12V अपॉन में 30, यानी कि 0.4। फिर उसने टोटल करंट पूछा है, तो पहले केस का करंट, दूसरे केस का, तीसरे करंट का, वो 4 ओम से 4 एम्पियर निकल जाएगा। क्योंकि करंट अब इस तरह से वो थे किस में, पैरेलल में थे, तो उनका टोटल करंट जो होगा वो सर्किट का ही करंट होगा। तो ये सर्किट का करंट है। फिर उसने थर्ड पार्ट में पूछा कि रेजिस्टेंस बताओ। तो तीनों पैरेलल में लगे हैं, तो हमने तीनों का एलसीएम ले लिया। तीनों का एलसीएम निकला तो 30 आया। 5 6 10 जाता है तो 6 आया। 10 3 टाइम तो और 30 1 टाइम, तो टोटल प्लस करके आया 10/30 और रेसिप्रोकल होगा तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 3। इसलिए रेजिस्टेंस 3 है, वो NCERT है, डायरेक्ट आंसर लिख सकती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 12 वर्स में। इसमें डायग्राम आपके पास है और इसमें दिया हुआ है कि 5 रेजिस्टेंस हैं और सबकी वैल्यूज़ भी अलग अलग हैं, कोई एक जैसी वैल्यू नहीं है। जैसे R1 की वैल्यूज़ है आपके पास 10 और R2 की है 40, फिर यहाँ R3 की 30 और इसके नीचे वाले की 40 और लास्ट वाले की 60, सबकी अलग अलग है। तो इतने सारे रेजिस्टेंस है 5 और ये दोनों ऊपर वाले पैरेलल में हैं आपस में ईच अदर, और ये नीचे वाले 3 भी आपस में पैरेलल में हैं, लेकिन मिल के ये दोनों सीरीज़ में हैं। तो एक एक करके उसने से पूछा क्या, पहले वो देख लेते हैं। और 12V बैटरी के साथ लगाया हुआ है, कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस को और टोटल करंट को। तो टोटल वर्ड यूज़ किया है, तो टोटल रेजिस्टेंस, तो पहले इन दोनों को आप निकालोगे। उसने भी इसे R' करके नाम दिया है। R' में होगा आपके पास 110 और प्लस में 140। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो 140, तो एलसीएम तो आया 40, ये 4 टाइम और ये 1 टाइम जाएगा, तो ये आ गया 5 अपॉन में 40 यानी 1/8। उल्टा होगा तो कितना आ जाएगा 8। तो इस ऊपर वाले का रेजिस्टेंस मिलके कितना आया 8 ओम आ गया। ऐसे ही आप नीचे वाले तीनों का रेजिस्टेंस एक साथ निकालोगे। तो पहले वाले का था 130, फिर है 120 एंड लास्ट वाले का है 160। तो तीनों का निकाल देते हैं। तो एलसीएम तो आया और इसको नाम क्या दें, चलिए बुक ने भी R" दिया, हम भी दे देते हैं। तो ये हो गया 60 और ये 332 टाइम जाता है, तो ये 2 और ये प्लस में 3 और ये 1। तो फाइनली आपके पास आ गया 6/60 और कट के आया तो 1/10 और रेसिप्रोकल होगा तो 10 ओम। तो आपके पास R" जो है 110 आ गया। दोनों R मिला के RS बनाएंगे। RS क्योंकि दोनों सीरीज़ में है, तो R' और R". तो पहले वाले का आंसर आया था आपका 8 ओम, अब वाले का आंसर आया है आपका 10 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस तो आपके पास हो गया 18 ओम। अब आपसे करंट मांगा है। करंट का फार्मूला होता है IV अपॉन में R। कहा गया था 12V की बैटरी है और करंट तुम्हारा अब रेजिस्टेंस अभी निकला है 18, तो 6 2 जा और 3 जा, तो पॉइंट में 67 आपका फाइनल आंसर हो। 10 एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है कि एक आयरन है, आयरन मतलब इलेक्ट्रिक आयरन यानी प्रेस आपके घर की। अगर आप उसे मैक्सिमम रेट पे चलाते हो, जैसे आपका टेम्परेचर उसमें होता है, एक जैसे घुमाते हो इसको, मैक्सिमम या मिनिमम पे चलाते हो, तो जब मैक्सिमम चलाते हो वो 840 वॉट एनर्जी पर सेकंड लेती है। जब आप उसे मिनिमम पे चलाते हो तो वो 360 वॉट लेती है। ऑन द हीटिंग इज़ द मिनिमम, जब उसकी हीटिंग मिनिमम होती है। तो
वोल्टेज तो 220 हमेशा ही रहेगी। तो उसने पूछा दोनों केसेस में करंट भी बताओ और रेजिस्टेंस भी बताओ। तो हम सबको पता है कि वोल्टेज वॉट का फार्मूला होता है PVI। तो पहले केस में जब आपके पास पावर वॉट में है और वोल्टेज आपकी 220 है तो आई कैलकुलेट करना है। तो आई को यहीं छोड़ोगे और 220 अपॉन में 840, तो ये कट के आपके पास आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा पावर आपके लिए करंट। तो करंट आपके पास आ गया 3.82। फिर आपसे उसने रेजिस्टेंस मांगा है। चाहो तो आप कोई और फार्मूला भी लगा सकते हो अगर आप ये नहीं लगाना चाहते, और अगर यही लगाना चाहते हो तो वो है V अपॉन में आई। तो इस केस में रेजिस्टेंस है 57.60। तो दूसरे केस में जब उसने मिनिमम में रखा है अपनी आयरन इलेक्ट्रिक आयरन को, तो उसने देखा कि जो उसका करंट आया फार्मूला वही लगा जो अभी लगा था, P इक्वल है VI वाला, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लगाया तो इसमें जो करंट आया 1.64 आया और रेजिस्टेंस जबकि ज़्यादा आया। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है लिख लेते हैं। 100 जूल तो हीट प्रोड्यूस हो रही है ईच सेकंड में, यानी टाइम आपके पास है, टाइम है आपके पास 1 सेक, और 4 ओम रेजिस्टेंस है, आर आपके पास है 4 ओम। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है और कहा है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अब हमें पता है कि हीट वाले फार्मूले में H इक्वल आई स्क्वायर RT होता है। तो ये RT अभी हम पे इसमें से I हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम I फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद V फाइंड कर लेंगे। तो हमने इसे फार्मूले में लगाया। तो फार्मूले में हमने लिखा कि H की जगह लिख दिया हमने 100, आई स्क्वायर हमें नहीं पता तो आई स्क्वायर की जगह आई स्क्वायर ही रखा, आर हमें पता है 4 ओम है और टाइम सिर्फ 1 सेकेंड है, तो 1 से इंटू करके तो 1 ही आने वाला है, आई का स्क्वायर था। तो आई स्क्वायर इक्वल हो गया 25, क्योंकि ये 4 यहाँ जाके नीचे कट जाएगा, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 25। आई का स्क्वायर 25 है, तो आई आपके पास आ गया 5 एम्पेयर। जैसे ही आपके पास आई आ गया, अब वी निकालना क्या मुश्किल है, क्योंकि वी का फार्मूला तो सिंपल होता है आई आर। तो यानी कि 5 × 4, यह आपके पास आ गया 20V। ये टॉपिक पढ़ाया नहीं गया, अब पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट हमेशा वांटेड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में वांटेड भी होता है। जैसे कि मैंने बताया कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होती है तो उसका गर्म होना नेचुरल है, और कभी कभी वो इनवाइटेबल होता है, कभी कभी वो अनवांटेड भी होता है, यानी अनडिज़ायरेबल भी होता है। तो वो यूज़फुल इलेक्ट्रिक एनर्जी वेस्ट हो जाती है उसको गर्म करने में, जबकि हमें चाहिए नहीं, लेकिन बहुत सारी जगह पे वो रिक्वायर्ड भी होती है। हाउएवर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी यूज़फुल अप्लाइंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक कैटल है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, यहाँ ये यूज़ होंगे। इन चीज़ों की डिटेल कम दी है, मगर इसको डिटेल में नहीं दिया, बट नीचे एक है, 2 एप्लीकेशंस हैं जो बहुत डिटेल में दिए हैं। एक ये है जो बल्ब से रिलेटेड है। बल्ब में एक फिलामेंट होता था जो इस तरह से होता था, फिलामेंट कहते थे उसे, और वो टंगस्टन से बना है। टंगस्टन हाईली रेजिस्टिव एक मेटल है, हाईली रेजिस्टिव है वो, और हाईली रेजिस्टिव होने की वजह से वो ग्लो करने लगता है, और ग्लो करता है इसलिए लाइट प्रोवाइड करता है। हाईली रेजिस्टिव है और फ्लेक्सिबल भी है, बहुत पतला सा होता है और हिलता रहता है, लेकिन टूटता नहीं है, बहुत जल्दी से नहीं टूटता। तो द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज़ आल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट, यूज़ करने के लिए भी होता है एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब में जैसे। हेयर द फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच एज हीट जनरेटेड एज इज़ पॉसिबल, जितनी ज़्यादा हीट जनरेट कर सके उतनी। तो इसके लिए है सो दैट एवरी वेरी हॉट एंड एमिट लाइट, इतना गर्म हो जाता है कि उसमें से लाइट रिलीज होती है। इट मस्ट नॉट मेल्ट एज सच हाई टेम्परेचर, ये मेल्ट भी नहीं होता, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट भी हुआ इसका, तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाईली रेजिस्टिव भी है ये, और ग्लो तो करता है, ऑक्सीडाइज भी नहीं होता, जल्दी से जलता नहीं है। ए स्ट्रॉन्ग मेटल कैन हाई है मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन, जितना ज़्यादा इसका है सच एज 3380 मेल्टिंग पॉइंट है, यानी इतना गर्म हो जाता है 3380 डिग्री तक भी गर्म हो जाता है, लेकिन टूटता नहीं है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। इट इज़ नॉट मेकिंग बल्ब फिलामेंट, ये यूज़ होता है बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए। द फिलामेंट शुड बी द
थर्मली इंसुलेटेड भी होता है जैसे पॉसिबल। यूजिंग इंसुलेटेड सपोर्ट, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, तो आपको सिर्फ टंगस्टन के फीचर्स याद होने चाहिए, या ये हीटिंग इफेक्ट का एक एग्जांपल है, हीटिंग इफेक्ट का एक एग्जांपल है, ये एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट है। तो बल्ब इज़ द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट का है, क्यों इसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका, हाईली रेजिस्टिव है एंड फ्लेक्सिबल भी है। तीन रीज़न है और फ्लेक्सिबल भी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टिविटी एंड फ्लेक्सिबल आल्सो। बल्ब के अंदर पता है एक गैस भरी जाती है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। ऑक्सीजन की किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, अगर उसे गलती से भी ऑक्सीजन मिल गया तो वो कम से कम टेम्परेचर में भी जल जाएगा। तो इनएक्टिव करने के लिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस को वहाँ से बिल्कुल ख़त्म करने के लिए उसमें आर्गन और नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। द फिलामेंट शुड थर्मल, ये नीचे से है। फिर उसके बाद है द केमिक यूजिंग इंसुलेट, यहाँ पर से द बल्ब्स आर यूजली फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस। उसमें इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस डाली जाती है, प्रोवाइड द लाइफ ऑफ फिलामेंट, ताकि लाइफ मिल सके फिलामेंट को। इनएक्टिव इसीलिए क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करती। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम द फिलामेंट अपेयर एज हीट, बट ए स्मॉल पार्ट, ज़्यादातर उसका पार्ट जो है वो हीट प्रोवाइड करता है, और वो इतना ग्लो करने लग जाता है जब वो गर्म होता है, तो उसकी वजह से हमें लाइट भी मिलती है। एक दूसरा वर्ड है, दूसरा एप्लीकेशन है, वो है आपका फ्यूज़। फ्यूज़ अगले चैप्टर में भी था मगर उस चैप्टर में वो कट गया मैग्नेट वाले में, लेकिन इसमें है। फ्यूज़ अभी पता नहीं तुम बच्चों ने पूरी तरह से देखा भी नहीं होगा। ऐसा एक बॉक्स होता है जिसमें एक वायर लगी होती है, इस तरह से ये वायर लगी होती है। ये वायर ना बहुत ही पतली होती है, थिन होती है, स्मॉल होती है, स्मॉल बोल दो, शॉर्ट बोल लो, शॉर्ट, थिन, शॉर्ट, टिन प्लेटेड, इसकी डिफाइन है, ये काम आती है बहुत। थिन, शॉर्ट, टिन प्लेटेड, टिन की प्लेटिंग और की होती है उसमें, टिन प्लेटेड कॉपर वायर होती, कॉपर वायर ये, तो ये कॉपर वायर। तो फ्यूज़ वायर होती है। फ्यूज़ वायर क्यों लगाई जाती है ये समझ में आना ज़रूरी है। फ्यूज़, जैसे जितना भी घर में करंट फ्लो हो रहा है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि ये बहुत पतली है। तो अगर रजिस्ट्री कहीं पे भी करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, सडनली वोल्टेज बढ़ गई, करंट ज़्यादा फ्लो होने लग गया, तो ये फ्यूज़ वायर टूट जाती है। अगर फ्यूज़ वायर टूट गई तो पूरे घर का कोई भी अप्लाइंसेस सडन इंक्रीज़ ऑफ वोल्टेज या सडन इंक्रीज़ ऑफ करंट से अफेक्टेड नहीं होगा और वो सेव हो जाएगा। तो फ्यूज़ को हम एक सेफ्टी डिवाइस की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। अब हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि बताया कि जैसे कि वो वायर है, जैसे ही करंट का ओवरफ्लो हुआ सर्किट में, तो जैसे सर्किट है, सर्किट में करंट का ओवरफ्लो हुआ तो ये उस वायर को गर्म कर देगा, इस थिन टिन प्लेटेड कॉपर वायर को गर्म कर देगा और तोड़ देगा तो करंट का फ्लो रुक जाएगा, थोड़ी देर करंट फ्लो नहीं करेगा तो अप्लाइंसेस सेफ हो जाएंगे। तो यानी कि ये सेफ्टी डिवाइस है और हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। तो व्हाट इज़ अ फ्यूज़? फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। तो आप कहोगे व्हाट इज़ अ फ्यूज़? फ्यूज़ है क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस, ठीक है, विच वर्क ऑन, काम किस पे करता है वो, विच वर्क ऑन, किस पे करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो किस पे काम करता है भाई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। अब फ्यूज़ वायर के बारे में पूछा जाए कि फ्यूज़ वायर क्या होती है, भाई वो थिन टिन प्लेटेड कॉपर वायर होती है जो हाईली रेजिस्टिव होती है, और वो बाकी से ज़्यादा हाउस होल्ड की वायरिंग से जल्दी क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है और टूट जाती है। तो अदर कॉमन एप्लीकेशन है जूल्स हीटिंग का, वो है फ्यूज़। यूज़ इन इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ किया जाता है। इट प्रोटेक्ट करता है सर्किट को एंड अप्लाइंसेस को बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ करंट एनी अनड्यूली, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो, अगर हाई करंट आ जाए तो। द फ्यूज़ इज़ ए प्लेस्ड इन सिक विद ए डिवाइस, उसमें एक डिवाइस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए प्लेस ऑफ वायर, तो उसमें एक वायर लगी होती है, मेड ऑफ मेटल और एन अलॉय से बनी होती है, जो जिसका एप्रोप्राइट मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड। इसने डिफाइन अच्छे से नहीं लिखी है, आपको ये वाली नहीं पढ़नी है, मैंने जो बताई है वो पढ़नी है। फ्यूज़ वायर में होता है ए थिन शॉर्ट टिन प्लेटेड कॉपर वायर इज़ ए फ्यूज़ वायर।
विच है more resistance than household wiring, which have more resistance than household wiring. फिर ये नेक्स्ट लाइन पे भी तुम्हारे को लिखा है फ्यूज़ जो डोमेस्टिक में यूज़ होते हैं वो 1 एम्पेयर करंट के भी हो सकते हैं, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 10 एम्पेयर के भी हो सकते हैं। हमारे घरों में जिनमें एसी वगैरह चलता है वो 10 एम्पेयर के करंट वाला फ्यूज़ यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा यूज़ ज़्यादा है। जिनके घरों में चीज़ें कम चलती हैं वो 5 एम्पेयर, और गांव वगैरह में जिसमें सिर्फ एक लाइट जलती है वो सिर्फ 1 एम्पेयर करंट वाला फ्यूज। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब का दे रखा है कि 220 वोल्ट पे चलता है, करंट भी दे रखा है, आपको सिर्फ पावर पूछा है तो वी आई वाला फार्मूला लग जाएगा तो 100 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन नीचे वाला क्वेश्चन अच्छा है, वो करते हैं। इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जो 400 वोल्ट का होता है, आपके घरों में जो फ्रिज है वो 400 वोल्ट का है, 8 आवर पर डे चलता है, मतलब 8 घंटे, क्यों क्लिक कर जाता है ज़्यादातर फ्रिज भी, तो 8 आवर पर डे चलता है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट 30 डेज, तो 30 दिन के लिए कितनी कॉस्ट होगी, जबकि 1 यूनिट की कॉस्ट 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है 1 यूनिट, तो जबकि 1 यूनिट का कॉस्ट है 3 रुपीज़। तो इस न्यूमेरिक को करते हैं, तो सबसे पहले बस फ्रिज का ही दिया है, ऐसे आपको 3-4 भी मिक्स करके दे सकते हैं वो। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय फ्रिज रेफ्रिजरेटर ने 30 दिन में कितनी एनर्जी की होगी भाई, 400 वॉट उसका खुद का है, एक दिन में 8 घंटे चलता है, 30 दिन में चलना है तो इतना हो गया। मगर हमने जब हमें यूनिट निकालनी होती है, किलोवाट आवर निकालना होता है, किलोवाट में चेंज करना होता है तो किलोवाट में चेंज कर दिया। अब कॉस्ट निकालनी है तो 96 किलोवाट आवर आया है, तो आ गया 288 रुपीज़ खर्च हो गए। तो ये और इंटेक्स क्वेश्चन तो हम सारे कर चुके थे। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। तो कंपेयर करना है पावर को, दो केसेस हैं, कंपेयर करना है 2 ओम रेजिस्टेंस पे कितनी पावर आएगी, मगर केसेस दो हैं। एक में 6V बैटरी के साथ 1 और 2 ओम के रजिस्टर्स लगे, वो भी सीरीज़ में। हम भूल जाते हैं 2 क्वेश्चन है, हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो हमें पावर निकालनी है, वो भी 2 ओम रेजिस्टेंस में। अब लगे किस में हैं ये लगे हैं सीरीज़ में। तो ये सीरीज़ में इस तरह से लगे हुए हैं, और बैटरी आपको पता है किसकी लगी हुई है, 6V की लगी हुई है। तो जिस भी केस में जो चीज़ सेम होती है सबसे पहले वो कैलकुलेट करनी होती है, या आपको पता है अच्छे से। तो इसमें क्या चीज़ सेम है, इसमें सीरीज़ है तो करंट सेम होगा। तो पहले इसका करंट निकालना पड़ेगा सर्किट का, तो सर्किट का निकालते हैं करंट। तो रेजिस्टेंस हुआ आपके पास दोनों का मिला के 1 और 2 था, तो आपके पास 3 रेजिस्टेंस हो गया। और उसके बाद आपके लिए करंट का फार्मूला हो गया V/R, यानी कि 6/3। तो कट के आ गया 2, तो 2 एम्पेयर करंट मिल रहा है। तो 2 एम्पेयर करंट इसको भी मिलेगा, 1 ओम रेजिस्टेंस वाले को भी, और 2 ओम रेजिस्टेंस को भी 2 ओम करंट मिलेगा। लेकिन पूछा तो पावर था, चलिए पावर निकालते हैं। सबको पता चला हमने करंट क्यों निकाला, क्योंकि जो चीज़ सेम होती है सबसे पहले वो ही निकालनी होती है। तो पावर के लिए चाहिए था VI, तो पावर के लिए आपके पास VI चाहिए। तो V तो भाई 6 वोल्टेज है, लेकिन अब इसमें हम ये वाला फार्मूला तो लगा नहीं सकते। कौन सा वाला, ये, क्योंकि V तो दोनों को डिफरेंट मिलेगा, हाँ करंट सेम मिलेगा दोनों को, यानी ये वाला फार्मूला गलत माना जाएगा। तो अब हमें पावर निकालने के लिए पावर के फार्मूले बहुत सारे हैं, तो जिसमें जो चीज़ सेम है वो वाला फार्मूला लगा दें। तो I²R लगा लेते हैं। देखो रेजिस्टेंस तो सबकी अपनी प्रॉपर्टी है, और I हमें पता है कि दोनों को एक जैसा मिलेगा। तो रेजिस्टेंस I कितना आया था अभी हमारा 2 का स्क्वायर, और किस रेजिस्टेंस को पावर कितनी मिलेगी पूछा था 2 ओम को, तो यानी 4 2 जा 8, तो 8 वॉट पावर है। तो पहले क्वेश्चन का पावर आ गया 8 वॉट। अब सेकंड पार्ट में उसने पूछा 4V की बैटरी लगी है और 12 ओम और 2 ओम के रजिस्टर लगे, वो भी पैरेलल। तो जी ये आपके पास अगर डायग्राम बनाए तो ये वाली होगी, ये एक है और ये सेकंड है, दोनों आपके पैरेलल में लगे हैं और 4V की बैटरी के साथ जुड़े। एक का रेजिस्टेंस है 12 और एक का रेजिस्टेंस है 2। अब हमसे पूछा तो इसमें भी वही है कि 2 ओम रेजिस्टेंस को पावर कितनी मिलेगी। अब इसमें तो वोल्टेज तो पैरेलल है, तो वोल्टेज तो दोनों को सेम मिलेगी। तो 12 ओम को भी वोल्टेज मिलेगी 4V, और इसे भी वोल्टेज मिलेगी 4V ही, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, तो ये मिलेगी।
मगर आई दोनों को अलग मिलेगा। तो इसमें कौन सा पावर वाला फार्मूला यूज़ करना चाहिए, जिसमें आई हो और वी हो और आर हो, यानी वी स्क्वायर आर। तो इस तरह से हमें सोचना पड़ता है कि किस में कौन सा फार्मूला लगे। सब में सब नहीं लग सकता। उसमें सीरीज़ में वोल्टेज दोनों में डिफरेंट थी, वोल्टेज दोनों में डिफरेंट डिफरेंट होती, लेकिन करंट सेम होता। तो पहले सेम करंट निकाला, फिर करंट से रिलेटेड वाला फार्मूला लगा दिया। इसमें दोनों में जो सेम होगा वो वोल्टेज सेम होगी, और रेजिस्टेंस तो सबकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो ये वाला फार्मूला लगा दिया। तो वी स्क्वायर आपके पास बना, 4 का 4 था वी, तो 4 4 एंड नीचे रेजिस्टेंस, किस रेजिस्टेंस पे पावर पूछे, 2 वाले पे, तो ये कैंसिल, और फाइनली ये आ गया 8 वॉट। तो दोनों को ही 8 वॉट पावर मिला है। तो दोनों को ही कितना पावर मिला है, 8 वॉट। तो उसने कहा था कंपेयर करो कि दोनों को कितना मिला है, तो हमने कहा भाई दोनों को ही सेम मिल गया, दोनों को ही सेम मिल गया, 8 वॉट का इन्हें पावर मिला है दोनों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि आपके पास 2 लैंप हैं, एक 100 वॉट का है और वो 220 वोल्टेज पे चलता है, और एक 60 वॉट का, वो भी 220 वोल्टेज पे चलता है, और दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं एक दूसरे से मेन सप्लाई से। तो आपसे पूछा है व्हाट करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन। तो करंट कितना ड्रॉन होगा, ये श्योर है कि दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो दोनों पे करंट अलग अलग फ्लो होगा। तो इसमें I1 और इस पर I2, टोटल करंट पूछा है तो दोनों का करंट निकालो और दोनों को प्लस कर दो। ये क्वेश्चन रिफ्रेशर में गलत दिया हुआ है, बहुत लंबे तरीके से दिया हुआ है, तो इसको इसी तरीके से करो, शॉर्ट हो जाएगा। हमें ये भी पता है कि जिसमें P हो यानी पावर हो, वोल्टेज हो और करंट हो, उसमें ये वाला फार्मूला यूज़ होना चाहिए। अब मुझे I चाहिए तो मैं फार्मूला लगाऊँ P1 और V, वोल्टेज तो दोनों में सेम चल रही है। तो P1 पहले का पावर था 100 और उसको वोल्टेज मिल रही थी 220, तो कट के आ गया ये, तो 22 और 10 ये कट के आ जाएगा आपके पास। चलिए अभी हम नहीं काटते, बाद में एलसीएम लेके काट लेंगे। 10/22 है, ये याद रखिए। दूसरे का भी आएगा P2 और V, तो इसका P2 कितना है भाई, इसका तो 60 वॉट था और इसका भी 220। चलिए इसकी भी एक जीरो कट कर लीजिए। अब टोटल करंट उसने पूछा है, तो आपके लिए टोटल करंट होगा I इक्वल है I1 प्लस में I2। तो I1 आपके पास आया था 10/22 और अभी आपके पास I2 आया है 6/22, तो 16/22 आपके पास फाइनली आ गया। तो एलसीएम और इसे कट कर लेंगे तो ये 8 और ये 11 आ जाएगा। पॉइंट में कन्वर्ट करो तो 0.7 0.72, 2 डेसिमल तक ही काफ़ी है। तो ये आपका करंट आ गया एम्पेयर में। तो ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी आपसे, करंट मांगा था, हमें पता है कि पैरेलल में थे तो दोनों में करंट अलग अलग फ्लो होगा, लेकिन दोनों का हर किसी का जैसे पावर रेजिस्टेंस अपना होता है वैसे पावर भी अपनी होती है। वोल्टेज उन्होंने कहा है कि पैरेलल में है तो दोनों को सेम मिलेगी, तो इस बेस पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है विच यूज़ मोर एनर्जी। 250 वॉट टीवी है, वो 1 घंटे के लिए चल रहा है, और 1200 वॉट का टोस्टर है, वो 10 मिनट के लिए चलता है। तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है, ये आपसे पूछा है। तो 1 घंटे के लिए टाइम तो 1 घंटा दिया है, तो एनर्जी का फार्मूला होता है क्या, पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो पावर कितनी है भाई 250, जो कि वॉट में नहीं उसमें है वॉट में, तो किलो वॉट के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और 1 आवर के लिए 1, तो कट कर लो, तो ये कट गया आपके पास 0 से 0, तो 0.25 आ गया, बड़े राउंड फिगर में आ गया। तो 0.25 आपका पहले का एनर्जी आ गया एक केस का। फिर उसने कहा टोस्टर भी चल रहा है 10 मिनट के लिए, चलो टोस्टर की भी एनर्जी निकालते हैं, और वो चलता है 1200 उसका है वॉट, और 1000 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें किलो वॉट में चाहिए, और 10 मिनट की बात कर रहा है, लेकिन हमें तो टाइम घंटे में चाहिए होता है, तो हम 60 से डिवाइड भी कर देंगे। तो कैंसिल कैंसिल, और 2 0 से ये 2 0 भी कैंसिल, इस 6 से ये 2 भी कैंसिल, तो ये तो बना 0.2, ये कितना आ गया 0.2। तो एक आया आपके पास एनर्जी 0.25 किलोवाट आवर, ये आ गई थी आपके पास किलोवाट आवर, और दूसरे में आया 0.2 किलोवाट आवर। पीछे वाली जीरो आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, तो ये 0.20 है, ये 25 है, तो ये वाला ज़्यादा है, तो
तो यानी कि 1 घंटे के लिए जो आपने टीवी चलाया है, टीवी सेट ऑन किया है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। यह आपने प्रूफ कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है, वो 15 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है, सर्विस लेन से करता है, 2 घंटे के लिए चलता है। तो कैलकुलेट करो कि द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप। रेट ऑफ हीट डेवलप का है, तो हीट में से टी गायब हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर चाहिए उसे, यानी एक तरह से पावर ही चाहिए। अब मुझे आर तो है मेरे पास, करंट भी है, तो चलो फर्स्ट फार्मूला लगा लो, 225 आई का स्क्वायर एंड आर हो गया 8, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1800 वॉट। हमें कैसे पता चला वॉट में आंसर आएगा? क्योंकि उसने कहा था क्वेश्चन में कैलकुलेट रेट एट विच हीट प्रोड्यूस, तो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस यानी कि ये मांगने को कह रहा है, तो ये होता है आपका पावर। क्योंकि इसी वजह से वैसे हीट का फार्मूला क्या था, आई स्क्वायर आर टी, तो इस टी से ये टी इसीलिए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि इसके नीचे भी टी आएगा, टी से टी कैंसिल हो गया। अब अगर टी है ही नहीं तो है तो ये पावर का ही फार्मूला। तो वैसे भी रेट ऑफ एनर्जी, कौन कौन सी चीज़, रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ हीट, तीनों का मतलब पावर ही होता है। रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ हीट, तीनों का मतलब क्या होता है, पावर। जान मुझे कंफ्यूज करने के लिए देते हैं कि बच्चे ऐसा यूनिट वगैरह गलत ना लगा दें, कुछ गलतियाँ ना कर दें, ताकि गलतियाँ मिले उन्हें और वो नंबर काटें। अब आते हैं आपके छोटे छोटे क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। अब ये भी पढ़ा था हमने, बल्ब में क्यों यूज़ करना चाहिए टंगस्टन, क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। सबसे पहले उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो बिल्कुल ग्लो करने लग जाता है लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं होता, वाइट हॉट होता है लेकिन मेल्ट नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल भी है और ऑक्सीडाइज नहीं होता। 3 काफ़ी हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, फ्लेक्सिबल एंड डजेंट ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम हीटिंग डिवाइस बनाने के लिए एलॉय का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ना कि प्योर मेटल का? क्योंकि प्योर मेटल हाईली रेजिस्टिव नहीं होते और वो हाईली रेजिस्टिव होते हैं, तो हम कहेंगे कि वो एक तो ऑक्सीडाइज नहीं होते। देखो जो भी चीज़ बहुत गर्म हो जाती है ना वो जल जाती है, तो गर्म चीज़ों को ऑक्सीडाइज ना होना यानी ना जलना, तो ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो एलॉय डजेंट ऑक्सीडाइज, सबसे पहले क्या लिखोगे, एलॉय डजेंट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज नहीं होता। और दूसरा, एलॉय हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, एलॉय हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, तो इस वजह से आपको इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाईली रेजिस्टिव होता है। नेक्स्ट है आपके पास ये सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक घरों में आप सीरीज क्यों नहीं लगानी चाहिए भाई? इसके रीज़न तो बहुत बार डिस्कस किए भाई। ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है तो फ्लो ऑफ करंट को प्रिवेंट करता है। सेकेंडली, अगर सेपरेटली सबका ऑन ऑफ स्विच नहीं होता, अगर एक इफ़ समहाउ वन अप्लाइंसेस इज़ डैमेज द अदर अप्लाइंसेस स्टॉप टू वर्क, बाकी स्टॉप कर देते हैं वर्क करना। ईच वन अप्लाइंसेस डजेंट गेट इक्वल वोल्टेज नहीं मिलती सबको, तो ये इसके रीज़न हो गए। हाउ डज़ द रेजिस्टेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस जो है वो कैसे वेरी करता है क्रॉस सेक्शन एरिया से? तो आपको पता है रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, तो आपको यही पूछ रहा है वो। तो और लास्ट क्वेश्चन है, वाई कॉपर एल्यूमिनियम वायर यूजली एम्प्लॉय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए कॉपर या एलॉय को क्यों, एल्यूमिनियम को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि लो रेजिस्टिव होते हैं और करंट इजीली फ्लो हो पाता है, बिकॉज दे आर लेस रेजिस्टिव, लो रेजिस्टिव एंड करंट कैन इजीली फ्लो। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसे ढंग से लर्न करो, सारे इंटेक्स क्वेश्चन और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस लर्न भी करो और न्यूमेरिक प्रैक्टिस भी करो।